हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के आगे का भाग, क्योंकि हम लोग ने पाठ 5 में पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हवा के बारे में हम लोग पढ़े थे। सही है, एक बार उसको रिपीट करते हैं फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे सभी साधन जो हमें प्राकृत से मिलता है, यानी ईश्वर द्वारा रचना की हुई इस वातावरण से मिलता है। सही बात है, बोलिए। यानी प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें ईश्वर की हुई रचना से प्राप्त होती है, यानी हमें इस प्राकृत से प्राप्त होती है। प्राकृत की रचना मानव ने नहीं किया है, प्राकृत की रचना एक अदृश्य शक्ति ने की है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन बराबर अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। सही है। अब मान लीजिए हवा है, दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन जब बहता है तो हर चीज़ का एहसास आपको कराता है कि हम बह रहे हैं। या फिर ये वायुमंडल दिख रहा है क्या? दिख रहा है आपको ये वायुमंडल? नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको एहसास है ना। ये पेड़ पौधे तो आपको दिख रहे हैं, कुछ अदृश्य है तो कुछ क्या है, दृश्य है। दो प्रकार की शक्ति है इसके अंतर्गत। तो प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं आप कि प्राकृत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सही है। जैसे हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, ये सारे पेड़ पौधे हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और इन्हीं संसाधन से हमारा मूलभूत आवश्यकता, जिसको भोजन वस्त्र आवास बोलते हैं, पहले मूलभूत आवश्यकताएं कितनी थी? 3 थी, भोजन वस्त्र आवास। लेकिन आज एक चौथी मूलभूत आवश्यकता में जुड़ गई है, जिसको हम बोलते हैं शिक्षा। क्या बोलते हैं? शिक्षा। एक शिक्षा भी मूलभूत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही हम सबसे अलग दिखते हैं। ठीक है। उसने हम इसके बाद बताया था कि संसाधन 2 प्रकार के, एक अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय। नवीकरणीय में हमने आपको बताया था कि वे सभी संसाधन जिसका उपयोग कीजिए और उसकी पूर्ति तुरंत संभव है। ठीक है। यानी वह नवीकरणीय है। नवी का अर्थ होता है नया, अभी हमने इस्तेमाल किया और उसकी पूर्ति तुरंत हो गई। जैसे हवा, देख लीजिए, हवा आप जितना भी लीजिए इसका बैकअप तुरंत हो जाएगा ना। आप सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश को ले लीजिए, आप कितना भी यूज कीजिए वो फिर देता रहेगा। सही है। जल ले लीजिए, जल का आप उपयोग कीजिए, पुनः पूर्ति होगी, उसकी पुनः पूर्ति होगी। लेकिन पीने वाला जल की कमी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भौम जल स्तर जो है ना, भौम जल स्तर किसे कहते हैं? भूमि के नीचे जो जल मौजूद है उसको भौम जल स्तर कहते हैं। और एक कहते हैं सतही जल, जो सतह पर मौजूद जल है उसको सतही जल कहते हैं। जैसे नहर का जल देख रहे हैं आप, ये सतही जल है। झील झरना का जल देख रहे हैं, ये सतही जल है। नदी उदी का जल देख रहे हैं, ये सतह पर मौजूद जल है। लेकिन जो जमीन के अंदर है, जो हैंड पंप से जल निकलता है, घरों में निकलता है ना, उसको बोलते हैं क्या? भौम जल स्तर। देखिए, पहले आप अपने घर में पूछिएगा, पता चलता है कि पहले 50 फीट 60 फीट पर पानी आ जाता था आसानी से, आज 100 फीट पे पानी आ रहा है। यानी 40 फीट पानी नीचे खसक रहा है, यानी भूमि का जल स्तर जो है घट रहा है, तभी तो नीचे जा रहा है। नहीं तो पानी जो पहले 50 फीट पर प्राप्त होता था, आज वह पानी 100 फीट पे क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि जल स्तर नीचे जा रहा है। और इसका कारण क्या है? आप क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, बताइए। आप सोच सकते हैं यही कि हम इसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। सच है ना। देखिए, अभी बहुत सारे घरों में लग गया है क्या, ये समरसेबल मोटर वाला पानी जो ऊपर जा रहा है, टंकी का पानी। ये क्या है? ये पानी का बर्बादी है।
हम पहले कल से स्नान करते थे, नहर में ले जाके स्नान कर लेते थे, कपड़ा धो लेते थे, तो पानी का बचत था। कल पे क्या था ना कि हम चलाने में क्या होते थे, थोड़ा हमको दिक्कत महसूस होता था, तो हम जो 4 बाल्टी में करेंगे वो 1 ही बाल्टी में करते थे। सही है? अरे बोलिए। और आज नल खोल दिया, झरना बह रहा है, और झरना पे बैठे हैं चुपचाप, कुछ दूसरा चीज सोच रहे हैं। 1 बाल्टी के बजाय झरना से 10 बाल्टी पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है। सही है? बोलिए। तो इसमें क्या हो रहा है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्या करोगे? इस पानी को सुरक्षित करना किसका कर्तव्य है बताइए? हम सबका। जितना देखिए, आप सोचिए आपका भविष्य किस ओर जा रहा है। इस भविष्य को अगर रोकिएगा नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में जान जाइए जल बहुत महंगा हो जाएगा। आज भी जल देखिए 20 रुपये 25 रुपये लीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आपके समय में 20 रुपये लीटर मिल रहा है, तो कहीं आपके आने वाले भविष्य के बारे में आप सोचिए। सीधे 100 रुपये लीटर जल हो जाएगा, कौन खरीदेगा? एक गरीब आदमी क्या 100 रुपये लेके जाकर ये पानी को खरीदेगा? खरीद पाएगा? इसको बचाना हमारा और आपका क्या है, कर्तव्य है। देखिएगा कहीं नल इसी तरह छोड़ दिया जाता है, खुला है, पानी गिर रहा है, बंद नहीं किया जाता है, वो व्यक्ति समझता है कि चलो पानी है न है, गिर रहा है। आप समझ नहीं सकते हैं। अगर इसका अगर अदृश्य रूप से सोचिए तो आज भी पानी, आप एक बार पैसा लगाते तभी आपको पानी मिलता है। घर में हैंड पंप लगाते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपया खर्च करते हैं तो आपको पानी मिलता है। अगर समरसेबल लगाते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपया लगाते हैं, तब जाके आपको क्या मिलता है। चलिए, हमने आपको बताया था कि पहला प्राकृतिक संसाधन हवा के बारे में। हमने आपको बताया था कि हवा क्या है, मिश्रण है। हवा क्या है, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, और इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 21%, 21%। ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितना है, 0.03%। ठीक है। उसके बाद आर्गन है, आर्गन क्या है, 0.01%। ठीक है। अब आपको बताया कि 2 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर रहना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ CO2 सबसे ज़्यादा है, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल ग्रह पर 95% CO2 है। ठीक है। कितना परसेंट है, 95% CO2 है। यही तक हमने क्लास में पढ़ाया था आपको। अब बढ़ते हैं आगे के क्लास में। हमने ये भी बताया था कि हवा का उपयोग क्या है। तो हवा का उपयोग तो कोई बता सकता है, श्वसन के रूप में, सही है, दहन के रूप में, तापमान को नियंत्रण करने के लिए। अच्छा, खूब गर्मी रहता है, जो हवा बहता है आप क्या कहते हैं, ओह बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं कहते हैं आप। उसके बाद वर्षा कराने के लिए, पौधों को भोजन के बनाने के लिए, ये सब क्या है, हवा का उपयोग है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, समुद्री समीर और स्थल समीर किसे कहते हैं। देखिए, समीर मतलब हवा, और ये समुद्री समीर यानी समुद्र के तरफ से जब हवा दिन में स्थल की ओर चलती है तो उसको समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है। फिर से एक बार, जब हवा दिन में, कब, दिन में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, यानी समुद्र से उत्पन्न होती है हवा और कहाँ चलती है, स्थल की ओर, जिधर लोग निवास करते हैं उधर चलती है। तो जानते हैं क्या है, जब समुद्र से हवा उठेगी तो ठंडा रहेगी ना, क्योंकि पानी से मिला हुआ हवा ना है जी। और जब चलेगी तो लगता है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो समुद्र से हवा उठकर जब स्थल की ओर चलती है तो उसको समुद्री समीर कहते हैं, और यह दिन में होता है। कब होता है, दिन में। और रात के समय में क्या होता है कि वही हवा स्थल से समुद्र की ओर जाती है, तो इसको स्थल समीर कहते हैं। देखिए, समुद्र से उत्पन्न हवा को क्या कहते हैं, समुद्री समीर, और ये उत्पन्न होकर किधर चलती है, स्थल की ओर। यानी समुद्र से उत्पन्न हुई और कहाँ चल दी, स्थल की ओर, उसे समुद्री हवा कहते हैं, और ये दिन में होता है। और स्थल समीर
स्थल से उत्पन्न हुई और किधर चल दी, समुद्र की ओर। देख लीजिए, ये समुद्र से उत्पन्न हुई और किधर चली, स्थल की ओर। और ये स्थल से उत्पन्न हुई और किधर चली, समुद्र की ओर। किधर चली, और ये बात तो ये रात में होता है और ये क्या होता है, समुद्री हवाएं कब चलती है, दिन में। और स्थल समुद्र कब चलता है, ये कह सकते हैं कि दिन में, और ये कह सकते हैं रात में। कोई दिक्कत तो नोट कीजिए इसको तो। चलिए देखिए, संघनन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सूरज की रोशनी देख रहे हैं ना गर्मी के दिनों में। जब गर्मी के दिनों में सूरज की रोशनी नदी के जल पर, नहर के जल पर, झील, आहरा, पोखरा जितना है उस जल पर जब पड़ता है, तो मान लीजिए यहाँ सूर्य की रोशनी है। ध्यान से देखिए, ये सूर्य की रोशनी जब यहाँ जल है और इस जल पर पड़ेगा तो क्या होता है, बोलिए। ये जल वाष्प बन के क्या करता है, ऊपर उठता है। आइए देखिए, हम पढ़ते हैं संघनन। अभी हमने उसको बताया। देखिए, जब सूर्य की रोशनी, ए बाबू ए, पहले आप लोग सीधा बैठो तो एकदम पूरा तन के। इधर देखो आप लोग को बताते हैं, अगर जीवन में लक्ष्य नहीं हो ना तो जीवन जानते हो क्या हो जाता है, जानवर के समान। जानवर को देख रहे हो खूंटा में बंधे हुए, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए खूंटे से बंधा है और जानता है कि खूंटा हमसे क्या है, मजबूत है, मैं इसको उखाड़ नहीं सकता हूँ। सोचिए कितना वो, इतना विशालकाय जानवर, हम लोग से ज़्यादा शक्ति उसके अंतर्गत है। ये खूंटा के सहारे दिन भर बंधा रहता है। उसके दिमाग में बात बैठ जाती है, ये खूंटा को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मुझसे मजबूत है, और चुपचाप वहाँ रहता है। इंसान होना देखो, तुम्हारे पास शिक्षा रूपी तीसरा हथियार है, इसका प्रयोग करो, ठीक है ना। लाइफ गोल्डन हो जाएगी, ये जान लो, इसलिए इसका उपयोग करो। आओ देखो, संघनन, जब सूर्य की रोशनी नदी, नाला, झील, झरना, समुद्र सब जगह तो पड़ता है। जब पड़ता है तो इसमें उपस्थित जल कोई क्या करता है, गर्म करता है। क्या करता है, गर्म करता है। और जब ये गर्म होता है तो ये हवा जो है अपने साथ इस जलवाष्प को लेकर ऊपर उठता है। क्योंकि एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ अगर हल्का होता है तो कहाँ जाता है, उठ के ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब सूर्य की रोशनी इस जल पर पड़ती है तो इस रोशनी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण ये जल गर्म होता है, ठीक है। और जब गर्म होता है तो जल है तो जलवाष्प बनाता है, ठीक है। और ये जलवाष्प इस वायु के साथ मिलकर ऊपर उठता है और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ये फैलता है और फैलकर संघनन हो जाता है, संघनित हो जाता है, ठीक है। यानी ठंडा होने लगता है। यहाँ तक तो गर्म है ना जी, गर्म होकर जलवाष्प बनाता है और ये जलवाष्प वायु के साथ मिलकर ऊपर उठता है और ऊपर उठ करके फैल जाता है और फैल करके ठंडा हो जाता है। और इसी ठंडा होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और बाद में यही हमें वर्षा के बूंद के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है, प्राप्त होता है। इस संघनन को हम क्या कह सकते हैं, बादल भी कह सकते हैं ना, क्योंकि बादल क्या है, जलवाष्प का एक रूप ही तो है। फिर से एक बार, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रकार के जल पर पड़ती है, चाहे वो नहर का जल हो, समुद्र का जल हो, संघनन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रकार के जल पर पड़ती है, चाहे वह नदी का जल हो, नाले का जल हो,
आरा पोखरा समुद्र का जल हो, किसी भी जल पर पड़ता है तो उसको गर्म करता है। जब ये जल गर्म होता है तो जलवाष्प बनता है, क्योंकि जल ही का तो जलवाष्प है, और ये वायु के साथ मिलकर ऊपर उठता है। कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फैल जाता है और फैल कर ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और आगे चल के यही बारिश के रूप में पृथ्वी पर पुनः वापस आता है। अगर एक तरह से देखें तो ये जल चक्र का भी कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से देखो सूर्य की रोशनी या जल बना, बादल बना, और पुनः जल पृथ्वी पर क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो ये जल चक्र भी होता है। संघनन समझ में आया? संघनन में कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। सूर्य की रोशनी जल पे पड़ा, जल जलवाष्प बना, और ये जलवाष्प क्या हुआ? वायु के साथ मिलकर ऊपर उठा, और ऊपर उठ करके चारों तरफ फैल गया, और फैल करके ठंडा हो गया। और जब ठंडा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, और जब यही संघनन वर्षा के बूंद के रूप में या ओस के रूप में पृथ्वी पर आता है तो इसको ओसाट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसाट। ठीक है, लगता है ना कि पानी के छोटे छोटे देखने लगता है कि बारिश जैसा हो रहा है। होता है ठंडा के दिन में कभी कभी ओस गिरने लगता है, ऐसा लगता है कि बारिश गिर रहा है, लेकिन वो बारिश नहीं है। यही है, संघनन के बाद जो वर्षा की बूंदे हो गई और उस रूप में जब धीरे धीरे नीचे आता है तो उसको ओसाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसाक बोलते हैं। और एक बात जान जाओ, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। गोलाकार होती है तो वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के चलते। किसके चलते? पृष्ठ तनाव। अत्यधिक ऊंचाई से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है ना, तो पृष्ठीय तनाव उत्पन्न होता है, और उस पृष्ठीय तनाव के चलते वर्षा की बूंदे क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है। कोई दिक्कत? तो देखिए, हमने पढ़ा संघनन, ओसाक। अब पढ़ते हैं हिम वर्षा। देखिए, हिम वर्षा, इसको मिटा दें? नोट नहीं करना है? फिगर सहित नोट हो गया है? चलिए आप देखते हैं 3 टॉपिक: हिम वर्षा, कोहरा और धूम कोहरा। ठीक है, देखिए हिम वर्षा। हिम माने होता है बर्फ। हिम मतलब क्या होता है? अब वर्षा माने होता है वर्षा। जब बर्फ की बारिश होती है ना तो उसको बोलते हैं हिम वर्षा। कभी कभी नहीं आप लोग कहते हैं कि पत्थर गिर रहा है, कहते हैं, तो पत्थर थोड़े हैं, वो बर्फ का टुकड़ा है ऊपर जमा हुआ, जो नहीं संघनन हुआ है। संघनन पड़ा है ना, तो वही टुकड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि बढ़िया से नहीं गल पाता है और जमीन पे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिम वर्षा कहते हैं। ठीक है, हिम वर्षा। हिम माने बर्फ, वर्षा माने वर्षा। यानी जब बर्फ की बारिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हिम वर्षा। अब करेंगे कोहरा। देखिए, कोहरा एक प्राकृतिक प्रदत्त चीज है। ये प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न चीज है कोहरा। ठीक है, और कोहरा जो है ना, ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। जब देखते हैं कोहरा छा जाता है तो आपको यहाँ से वहाँ की चीज दिखाई नहीं देती है। सही बात है। तो इसमें क्या है ना कि जलवाष्प के साथ साथ, जल की बूंदों के साथ साथ धूल कण भी उसमें मौजूद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये कोहरा छाता है। और यह एक प्राकृतिक कारण है, ये कृत्रिम ढंग का कारण नहीं है। कौन सा कारण है? प्राकृतिक कारण है। यानी आप कह सकते हैं कि कोहरा का बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जल के सूक्ष्म कण के साथ साथ वायु में उपस्थित धूल कण भी मौजूद होते हैं। फिर से एक बार, यानी इसमें जल के साथ साथ क्या होता है? वायु में उपस्थित धूल कण भी। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? कोहरा। देखिए, धूम कोहरा ये आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ इंडस्ट्री का धुआं ज़्यादातर निकलता है ना। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया का धुआं निकलता है ना, तो वहाँ धुआं और कोहरा। ठीक है, तो कोहरा और धुआं के मिश्रण को क्या कहते हैं? धूम कोहरा कहते हैं। और ये ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, और वहाँ के लोग का जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह जो है ना शारीरिक कष्ट देता है। क्योंकि जिस कोहरा में धुआं हो और उसमें सांस लेने में तकलीफ होगी नहीं होगी? अभी आप लोग घूमने जाइए बोकारो की तरफ, ठीक है, वहाँ दिन में ही आपको लगेगा कि रात हो गया है।
इतना धुआं, ऐसे कोहरा इतना दिखेगा वहाँ, धुआं और कोहरा का मिश्रण इतना दिखेगा कि आपको वहाँ माने कहिए कि वायु पोल्यूटेड हो गया है, माने वायु प्रदूषित हो गया है वहाँ। ठीक है, तो धुआं और कोहरा के मिश्रण को क्या कहते हैं? धूम कोहरा। और ये औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। एनी डाउट? कोहरा हमने बताया कि प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें जल के साथ साथ वायु में उपस्थित धूल कण भी क्या रहता है? मौजूद होता है। और बर्फ की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।